कहते हैं दोस्तों कि चेहरा व्यक्तित्व का आईना होता है और चेहरे की जो खूबसूरती होती है कहीं ना कहीं उसमें स्माइल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्माइल की बात यदि हम करें तो कहीं ना कहीं वो हमारे दांतों से निर्भर है, मतलब हमारे टीथ पे डिपेंड करता है। आज के डेट में बहुत ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे हम अपने स्माइल को भी इंप्रूव कर सकते हैं। हालांकि बहुत पहले अकबर इलाहाबादी ने यह कहा था कि खुदा महफूज रखे इन तीन बलाओं से, वकीलों से, हकीमों से और हसीनों की निगाहों से। लेकिन बाद में फिर रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और उसके बाद आज के डेट में सोसाइटी इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है कि बहुत पहले ऐसे होता था कि लोगों के दांतों में दर्द होता था, बहुत अनबियरेबल पेन होता था, तभी वो डेंटिस्ट को विजिट करते थे। लेकिन आज के डेट में न जाने कितनी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि ये हाईली रिकमेंड किया जाता है किसी भी डेंटिस्ट के द्वारा कि एटलीस्ट 6 मंथ में हमें एक बार डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। आज का जो एपिसोड है, आज का जो पॉडकास्ट है, बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि डॉक्टर कांति झा जो एकदम बहुत अच्छी डॉक्टर रही हैं, बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग हैं और फ्री एडवाइस आज इस 1 घंटे के पॉडकास्ट में आपको देंगी, जिससे आप अपने ओरल हेल्थ को बहुत अच्छे से रख सकते हैं। और ओरल हेल्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर हार्ट डिजीज, लंग्स डिजीज, इवन स्टमक में भी बहुत सारे ऐसे रिसर्च से बहुत ऐसी चीजें पाई गई हैं जिससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं यदि ओरली आप ठीक नहीं होते हो तो मैं डॉक्टर कांति झा आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे टाइम दिया। सबसे पहले तो आप अपनी जर्नी के बारे में मुझे बताइए कि कैसा रहा आपका स्कूलिंग एंड देन यू डिड योर बीडीएस और आप उसके बाद आप इस लाइन में आई, फिर आपने हॉस्पिटल में काम किया, अभी आप अपना क्लिनिक चला रही हैं, तो इसके डिटेल में एक बार मुझे बताइए, फिर आगे के क्वेश्चन हम पूछेंगे। मैं बेसिकली बिहार भागलपुर डिस्ट्रिक्ट सैदपुर गांव से बिलोंग करती हूँ। वहाँ मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत सैदपुर गांव से किया। विलेज छोटा सा गांव था, वहाँ प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल। देन मेरा सिलेक्शन नवोदय विद्यालय के लिए क्लास 6 में 93 में हो गया। फिर मैं नवोदय विद्यालय चली गई। वहाँ की जर्नी गांव की जर्नी से काफी डिफरेंट रहा क्योंकि वहाँ पे हमारा बिल्कुल हिंदी मीडियम से हम इंग्लिश मीडियम में गए और काफी डिफिकल्टी भी हुई पढ़ाई में, बट मैंने काफी मेहनत करी। उसके बाद वहां से मैंने 12th पास किया। 12th के बाद मैंने यूपी एंट्रेंस, यूपी डेंटल कॉम करके एक आया था एग्जाम्स, उसको क्लियर किया। मेरा ऑल इंडिया रैंक 395 था। फिर मैंने यूपी डेंटल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ 2005 में। देन मैंने बीडीएस अपना 2010 में कंप्लीट किया और ड्यूरिंग बीडीएस मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। हमारे कॉलेज के फैकल्टीज काफी अच्छे थे और हमने बहुत कुछ सीखा भी। बट आफ्टर बीडीएस इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में मैंने एमडीएस की भी प्रिपरेशन करी और काफी क्लिनिकल चीज सीखने को भी मिला। मैंने काफी जगह काम भी किया है। कमल हॉस्पिटल में मैं अभी स्टिल ऑन कंसल्टेंट जाती हूँ और मैंने 10 इयर्स कंटिन्यूस मेरा सेटअप कमल हॉस्पिटल कौशाम्बी में रहा। मैंने वहाँ पे 10 इयर्स कंटिन्यूस काम किया। आज मेरी खुद की क्लिनिक वैशाली सेक्टर 4 गाजियाबाद में। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बहुत इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी। एक बेसिक क्वेश्चन मैं जानना चाहता हूं बिकॉज बहुत लोगों का एक क्वेश्चन है कि ओरल हेल्थ को लेके मिसकंसेप्शंस क्या हैं, और उसको पहले तो आप मिसकंसेप्शन बताइए मैम और उसके बाद ये बताइए कि क्या ट्वाइस जो ब्रश करने का सलाह दिया जाता है कि दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करें, सोते वक्त बहुत लोग रिकमेंड करते हैं कि ब्रश करें, मॉर्निंग में कहते हैं कि ब्रेकफास्ट के बाद कुछ लोगों ने रिकमेंड किया है कि ब्रश करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि ब्रेकफास्ट से पहले ब्रश करें। तो इन सब भ्रांतियों पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए और हमारे व्यूअर्स को एक क्लियर मैसेज दीजिए कि व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू कीप द वॉच ऑन आवर टीथ। पेशेंट के क्या मिसकंसेप्शन जो आजकल है कि जब तक दांतों में दर्द नहीं होता, जब तक उन्हें एकदम अनटॉलरेबल पेन नहीं होता, जब तक पेशेंट डेंटिस्ट विजिट नहीं करते हैं, पेशेंट को लगता है दांतों का बॉडी से कोई रिलेशन है, इट्स नॉट एन इमरजेंसी ट्रीटमेंट। बट उनकी जो ये धारणा है वो बिल्कुल गलत है क्योंकि इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली ओरल हेल्थ जो है हार्ट डिजीज से रिलेटेड है, हाइपरटेंशन से रिलेटेड है, डायबिटीज से रिलेटेड है, आपके ओरल कैंसर से रिलेटेड है।
तो पेशेंट इस चीज को समझ नहीं पाता। कई बार मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं अपने छोटे बच्चे को लेकर, 4-5 इयर्स के बच्चे भी मेरे पास कई बार आए हैं जिनकी एक्स्ट्रा ओरल इतनी ज्यादा स्वेलिंग होती है, पेरेंट्स कहते हैं कि दूध का दांत था इसलिए हमने इग्नोर कर दिया। बच्चे इतने क्रिटिकल पेन में आते हैं, पेरियापाइकल एब्सेस होता है, मतलब रूट एपेक्स पे उनका पस बना हुआ होता है, बच्चा मुंह नहीं खुलता, हमारे लिए बहुत डिफिकल्टी होती है। ऐसे सिनेरियो में पेशेंट को अवेयर होना जरूरी है कि बच्चा जो छोटा बच्चा है उसका दांत 11वें साल में लास्ट जो मोलर्स होते हैं वो टूटते हैं, तो पेशेंट सोचता है कि 11 साल चला लेते हैं, लेकिन अगर एब्सेस बन गया तो बच्चा कितने दिन तक उस पेन को टॉलरेट करेगा। अगर पेशेंट अवेयर होगी, बच्चे को हर 6 मंथ में विजिट कराएं और डेंटिस्ट देखे, छोटी मोटी कैविटी है तो हम फिलिंग करके करा लेंगे, बच्चे को बातों में उलझा के प्यार से वो करवा लेते हैं, लेकिन एक इंजेक्शन दे करके उनका प्रॉपर रूट केनाल ट्रीटमेंट, जो बच्चों में पल्पैक्टमी कहते हैं, वो कराना, बहुत सारे बच्चे कोऑपरेटिव नहीं होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कई काइंड ऑफ बच्चे आते हैं हमारे पास। तो ऐसे सिनेरियो में पेशेंट को अवेयर होना चाहिए। डेंटिस्ट विजिट बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बहुत जरूरी है। लाइक मैं आपको ब्रीफ डेंटल डिजीज और हेल्थ डिजीज को रिलेट करके बताना चाहूंगी। लाइक अगर जैसे पेशेंट पूछता है मैम हार्ट पेशेंट का इससे क्या रिलेशन है ओरल हेल्थ से, अगर आपका पुअर ओरल हाइजीन है तो जो आपके पुअर ओरल हाइजीन की वजह से जो माउथ में बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया आपकी ब्लड स्ट्रीम से हार्ट तक पहुंचता है, वहां इन्फ्लेमेशन करता है, हार्ट डिजीज होते हैं, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स एक्सेट्रा। इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन एक एंडोथेलियम होती है, थिन लेयर ऑफ सेल्स होती है जो आपके ब्लड वेसल्स को लाइन करके रखता है। वो एंडोथेलियम को डैमेज किया, वो एंडोथेलियम के डैमेज होते ही आपके ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएंगे, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, अदर कार्डियोवास्कुलर इश्यूज होगा। लेकिन जिन पेशेंट का प्री एग्जिस्टिंग कार्डियो डिजीज है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, ऐसे केसेस में आपको बताइए कितनी प्रॉब्लम। सेम वे ब्लड स्ट्रीम में अगर जैसे ही ओरल बैक्टीरिया, पुअर ओरल हाइजीन की वजह से बैक्टीरिया एंटर करेगा, हाइपरटेंशन होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा। डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट का क्या होता है कि गम रिसीडिंग होनी शुरू हो जाती है। अगर आप हाईली डायबिटिक हो तो आपका गम रिसीडिंग का प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। ऐसे केसेस में जो बोन और गम हमारे टूथ को होल्ड करके रखते हैं वो लूज होना शुरू हो जाते हैं और अनटाइमली टूथ बाहर, टूथ लॉस शुरू हो जाता है। तो ऐसे केसेस में पेशेंट को अवेयर होना चाहिए कि ओरल हेल्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर नॉर्मल हेल्थ। ओके, थैंक यू सो मच मैम। आपने अभी कैंसर की बात की है। मैं यूपीएससी को पढ़ाता हूँ और उसमें मैंने एक दिन एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि ब्रेस्ट कैंसर के बाद सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट और सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो ओरल कैंसर के ही हैं। तो क्या ये सिर्फ सिगरेट पीने से होता है या और कुछ लोग टोबैको का कंजम्पशन करते हैं? तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें आती हैं जो ओरल कैंसर में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं? जी, ओरल कैंसर का मेन कॉज तो टोबैको, स्मोकिंग और पुअर ओरल हाइजीन भी है। अच्छा, पुअर ओरल हाइजीन भी है। आपकी बॉडी में, आपके माउथ में पुअर ओरल हाइजीन की वजह से बैक्टीरिया कंटिन्यूस बनता है, हार्मफुल बैक्टीरिया, वो आपके वो उसका भी योगदान होता है। लेकिन बाकी टोबैको, स्मोकिंग, आपके जो पान मसाला, गुटखा, इनका बहुत ज्यादा रोल है ओरल कैंसर में। मेरे पास 3-4 केसेस आए हैं, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, एससीसी कहते हैं ओरल कैंसर को। लाइक पेशेंट आया, आते ही मुझे बोला कि मैम मेरा दांत निकाल दो, एक्स्ट्रा ओरल बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी, सारे टूथ मोबाइल थे, बोला नहीं बहुत दर्द हो रहा, आप इसको निकाल देंगे मुझे आराम होगा। मुझे डाउट हुआ, मैंने उसको ओपीजी के लिए भेजा, सीटी स्कैन के लिए भेजा, सीबीसीटी के लिए। जब मुझे पता पड़ा कि उनका पूरा नेक तक जा चुका है कैंसर, दैट वाज इन स्टेज 4। तो ऐसे केसेस में भी पेशेंट को, जैसे लाइक मैं हर पेशेंट को ये एडवाइस देना चाहूंगी, अगर आपका एक्स्ट्रा ओरल स्वेलिंग है बहुत ज्यादा, बहुत दिन से है और आपके टूथ मोबाइल होने शुरू हो गए, सबसे पहले ओपीजी या सीबीसीटी कराएं, फिर डेंटिस्ट के पास जाएं, टूथ निकलवाएं नहीं। ठीक है मैम। ऐसे केसेस में ओरल कैंसर के 90% चांसेस होते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन शेयर किया है आपने कि बहुत बार ऐसा होता है कि कैंसर के फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और जब आइडेंटिफिकेशन होता है तो कहीं ना कहीं वो फोर्थ स्टेज में चला गया होता है और उस समय केसेस बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं।
तो जो कांति मैम सजेस्ट कर रही है, मेरे हिसाब से यदि उस पे आप लोग संज्ञान लें तो डेफिनेटली ये जो सेकंड मोस्ट प्रीवैलेंट डिजीज बनते जा रहा है ओरल कैंसर, स्पेसिफिकली हमारी कंट्री में, उसको बहुत हद तक हम मिनिमाइज करने में सफल हो पाएंगे। मैम मेरा एक क्वेश्चन और है कि ओरल कैंसर तो चलिए समझ में आया मुझे, लेकिन आज के डेट में जो 12-15 साल के बच्चे हैं, 18 साल से कम, उनके भी दांत खराब हो जाते हैं। तो इसका मेरे हिसाब से स्मोकिंग नहीं करते होंगे, टोबैको का कंजम्पशन नहीं करते होंगे, तो इसकी क्या वजह है, मतलब मेन रीजंस क्या है इसके आपके हिसाब से? देखिए, ऐसे केसेस में तो सबसे पहला रीजन है पुअर ओरल हाइजीन। बच्चा ब्रश नहीं करता, खाना खा लिया चला गया, रात को कभी ब्रश करके नहीं सोता, पेरेंट्स भी गाइड नहीं करते हैं कि ब्रश करके सोना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ट्वाइस ब्रश करो डेली। रीजन एक तो सुबह आप जब सो के उठते हो, रात में सोने के पहले इसलिए ब्रश करना चाहिए, फुल नाइट जो बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है एटलीस्ट थोड़ा तो सप्रेस होता है। मैं पेशेंट को वार्म सलाइन रिंजेस भी एडवाइस करती हूँ। वार्म सलाइन रिंजेस क्या होती है, थोड़े से गुनगुने पानी में नमक डाल के 1-2 बार कुल्ले कर लो, उससे बेस्ट मैं माउथ वॉश नहीं मानती। वन ऑफ द बेस्ट माउथ वॉश है। अगर वार्म सलाइन रिंजेस कोई ऐसा माउथ वॉश मैम जो आप रिकमेंड करना चाहें? मैं मार्केट का तो नहीं रिकमेंड करना चाहती। अगर कभी बच्चे का अगर कुछ एक्सट्रैक्शंस है या ऐसे कुछ प्रोसीजर्स हुए हैं या कोई बैक्टीरियल प्रॉब्लम है तो बीटाडीन गार्गल इज बेस्ट, अदरवाइज वार्म सलाइन रिंजेस। ओके, और बहुत मार्केट में कुछ बहुत सारे हैं, कई लोग रिकमेंड करते हैं, बट मैं पेशेंट को नहीं एडवाइस करती। अच्छा, ठीक है। कांति मैम, ये एक और क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा प्रीवैलेंट है कि रूट कैनाल सिस्टम और टीथ एक्सट्रैक्शन, इन दोनों में बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं पब्लिक के बीच में। आपके हिसाब से एज वाइज सबसे बेहतर ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? एज वाइज चाहे वो छोटा बच्चा हो या एडल्ट हो, एडल्ट में तो 101% मैं रूट कैनाल रिकमेंड करूंगी, अनलेस इट इज विजडम टूथ। विजडम टूथ में अगर एक्सेसिबिलिटी है, हम उसको बचा सकते हैं तो हम उसमें भी रूट कैनाल प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो एक्सट्रैक्शन, अदरवाइज ऑलवेज वी प्रेफर रूट कैनाल ट्रीटमेंट फॉर ऑल दैट इट। बच्चों में भी मैं एक्सट्रैक्शन रिकमेंड नहीं करती हूँ जब तक कि उनका एज पूरा नहीं होता। हर दांत का अलग अलग एज है इरप्शन का, शेडिंग का। तो अगर इरप्शन का टाइमिंग थोड़ा लेट है और बच्चों में कैविटी है तो ऐसे केसेस में मैं बच्चों का पल्पेक्टमी या कैविटी फिलिंग के लिए रिकमेंड करती हूँ, सजेस्ट करती हूँ पेरेंट्स को। बिकॉज अगर आप अर्ली एक्सट्रैक्शंस करते हैं तो ऐसे केसेस में बच्चों की क्राउडिंग हो जाती है। क्राउडिंग मतलब क्या होता है, आगे पीछे अगल बगल सारे दांत आते हैं, परमानेंट का जो प्रॉपर स्पेस होना चाहिए वहां वो आता नहीं है, क्योंकि हमें प्री एक्सट्रैक्शन किया, टूथ मूवमेंट हो गई, वहां पे कोई और टूथ आ गया, उसके पीछे कोई और टूथ आ गया। ऐसे केसेस में क्राउडिंग के चांसेस बन जाते हैं, जो कि हम 12 इयर्स के बाद हम लोग ब्रेसेस लगाते हैं जी। ब्रेसेस लगा के मे बी ऐसे केसेस में हमें 4 दांत हर क्वाड्रेंट से एक प्रीमोलर निकालना पड़ता है, तो फिर हम उस क्राउडिंग को सही करते हैं। तो इसलिए मैं पेशेंट को एडवाइस करती हूँ कि आप प्री एक्सट्रैक्शन ना कराएं जब तक उस टूथ का इरप्शन टाइमिंग ना हुआ हो, उसकी पर्टिकुलर परमानेंट टूथ का। अगर परमानेंट टूथ आने वाला है तो हम डेसिडुअस टूथ को निकाल सकते हैं, जो मिल्क टूथ आप बोलते हैं। लेकिन अगर टाइम नहीं हुआ तो बेटर टू प्रिजर्व इट। जी, थैंक यू सो मच कांति मैम, आप बहुत बेबाक से हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर कर रही हैं। कांति मैम, एक क्वेश्चन और है मेरा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट को सेलेक्ट करते हुए फ्लोराइड का कंटेंट क्या होना चाहिए? जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद ही सेंसोडाइन यूज करता हूं। आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि उसमें कितना फ्लोराइड होता है, कितना नहीं होता है, या कोलगेट में कितना है। तो आपके हिसाब से सबसे अच्छा टूथपेस्ट क्या होगा एज पर द फ्लोराइड कंटेंट? मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी का एडवर्टाइज कीजिए किसी कंपनी का, बट फ्लोराइड का कंटेंट कितना होना चाहिए? देखिए, मैं पेशेंट को पर्टिकुलर कभी भी किसी टूथपेस्ट रिकमेंड नहीं करती अनलेस सेंसिटिविटी नहीं है। जैसे लाइक आपने कहा आप सेंसोडाइन यूज करते हैं, क्यों करते हैं? आपको सेंसिटिविटी इशू है? सेंसिटिविटी इशू तो है, मतलब मैं ठंडा पानी पीता हूँ तो मुझे पेन होता है, सेंसेशन होता है जी। हाँ, ऐसे केसेस में जहाँ पे सेंसिटिविटी का इशू है, पेशेंट को ठंडा गरम मीठा ये लगता है, ऐसे केसेस में ही सिर्फ मैं एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट एडवाइस करती हूँ। वो भी मेरा पर्टिकुलर नहीं होता कि सेंसोडाइन करें। सेंसोडाइन से मेरे को अच्छा रिजल्ट सेंसोडाइन रैपिड का लगा तो मैं पेशेंट को सेंसोडाइन रैपिड बोलती हूँ। एलसेंच का अच्छा
वो मिला मेरे को, पेशेंट का फीडबैक कि मैम एल्सेंज आपने जो प्रिस्क्राइब किया था दैट वाज वेरी गुड टूथपेस्ट, मेरे को बहुत सेंसिटिविटी पे कंट्रोल हुआ। वेंटेज है डॉक्टर रेड्डी का, वो मेरे को पेशेंट का बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिला, तो मैं मैक्सिमम पेशेंट को वेंटेज करती हूँ। मेरा पर्टिकुलर कोई भी टूथपेस्ट पेशेंट के लिए नहीं होता है, और लाइक अगर आपकी सेंसिटिविटी नहीं है तो मैं नॉर्मल कोई भी टूथपेस्ट एडवाइस करती हूँ। मैं पर्टिकुलर ये नहीं कहती कि आप यही टूथपेस्ट यूज करें, जिसमें अनलेस एब्रेसिव एजेंट अगर ज्यादा ना हो, लाइक जैसे डाबर का मैं नहीं कहती, और मंजन टाइप का जो टूथपेस्ट था जो पाउडर फॉर्म में पहले जो आता था, जो हम बचपन में यूज किया करते थे, उसमें एब्रेसिव एजेंट ज्यादा होता है, तो मैं पेशेंट को वो दांत से इनामेल लेयर घिसती है। आपके दांतों में सेंसिटिविटी तभी होती है जब आपका इनामेल लॉस होता है ना, इनामेल लॉस होता है, देन उसके बाद का डेंटिन का लेयर एक्सपोज होता है तो आपको सेंसिटिविटी लगती है। तो ऐसे केसेस में मैं अलाउ नहीं करती हूँ, लाइक जो मंजन फॉर्म में है या पाउडर फॉर्म में है, उसमें जिसमें एब्रेसिव एजेंट जो होता है मिनिमम हो, ऐसे जो इनामेल लॉस में कम से कम रोल करता है होता हो, वैसे टूथपेस्ट को मैं क्लोराइड का कंटेंट एग्जैक्टली तो मैं नहीं रिकमेंड करती कि ये होना चाहिए। ठीक है मैम, आप एक चीज और पूछना था मुझे कि ब्रशिंग करने का जो ड्यूरेशन होता है मैम, कुछ लोग कहते हैं कि 2 मिनट होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 1 मिनट होना चाहिए, तो आप क्या रिकमेंड करती हैं? और ब्रश भी चेंज, जो टूथब्रश हम यूज करते हैं उसको कितने देर? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारी डेंटिस्ट्री का, जो कि हर पेशेंट को फॉलो करना चाहिए, हर व्यक्ति को जानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हर व्यक्ति को जानना चाहिए, हर भारत के हर नागरिक को उसको फॉलो भी करना चाहिए। जानते सभी हैं, फॉलो कोई नहीं करता। रीजन कि आप देखिए ब्रश, कई पेशेंट क्या बोलता है, बहुत टाइम हो जाता है, ऑफिस जाने में लेट होता हूँ, ब्रश स्टैंड से निकाला, टूथपेस्ट डाला, ऐसे पानी से धोया, टूथपेस्ट डाला, स्टार्ट किया, चले गए रगड़ के। और ऐसे कई केसेस, डॉक्टर्स भी मेरे पास आए हैं जो कि डेंटल सर्जन ना होके अदर लाइक फिजिशियन है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, मैंने ऐसे डॉक्टर्स का भी पेरियोडोंटल ट्रीटमेंट किया है। मतलब आपके लैंग्वेज में पायरिया बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में पेरियोडोंटल डिजीज कहते हैं। ऐसे केसेस में क्या होती है, जो रूट के आसपास का लिगामेंट्स होता है, पेरियोडोंटल लिगामेंट, जो हमारे टूथ को न्यूट्रिशन देता है, वो वहां पे बोन लॉस होना शुरू हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से टूथ लूज होना शुरू होता है। रीजन एक वन ऑफ द ये भी रीजन है, पेशेंट क्या करता है, ड्राई ब्रश उठाता है, बिना एक बार पानी लगाता है, टूथपेस्ट लगाता है, रगड़ के, कई पेशेंट की हिस्ट्री है कि मैं 15 मिनट तक ब्रश करता हूँ डॉक्टर साहब, तब भी ये जो जमा हुआ है ना वो निकलता नहीं है। ऐसे केसेस में सीवियर सेंसिटिविटी होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रगड़ रगड़ के पूरे इनामेल लॉस कर दिया। मैं पेशेंट को हमेशा ब्रश टेक्निक बताती हूँ। ब्रश का टेक्निक होता है लाइक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। जो ब्रश करते हैं लाइक हमारा ये, इसको लेबियल सरफेसेस कहते हैं, है ना। दिस वन इज द ऑक्लूसिव सरफेस and this one is the palatal surface। तीनों सरफेस में प्रॉपर ब्रश, पहले ब्रश का क्या तरीका होता है, ब्रश पूरे फैमिली का एक ही ब्रश स्टैंड में ना रखें, और अगर रखते हैं तो उसको कवर करके रखें। सारे हर किसी का ब्रश ओपन नहीं होना चाहिए। ओरल कैंसर का वन ऑफ द ये भी रीजन है, हर कोई ब्रश करता है, एक ही ब्रश स्टैंड में रखता है, जिससे बैक्टीरिया एक दूसरे में ट्रांसफर होता है। ओरल कैंसर का वो भी एक रीजन है। ब्रश एक ही ब्रश स्टैंड में अगर आप रखते हैं तो उसको डेफिनेटली कवर करके रखें। टूथब्रश कवर आता है, आप लगा के रखें। सबसे पहली बात, ब्रश को मैं हमेशा पेशेंट को रेकमेंड करती हूं कि आप ब्रश करने के 2 मिनट पहले हल्के गुनगुने पानी में ब्रश को डालें, थोड़ा उसका ब्रिसल सॉफ्ट हो जाए, एक्स्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश ही यूज करें। जब ब्रिसल सॉफ्ट हो जाए फिर उसमें टूथपेस्ट लगाएं, मटर दाने से थोड़ा ज्यादा, और आप लेस देन 1 मिनट ब्रश करें। जितना सॉफ्ट डिपॉजिट है वो लेस देन 1 मिनट में क्लीन हो जाएगा। ब्रश ट्वाइस अ डेली आप ये रूटीन के उस पे जरूर करें, और लेस देन 1 मिनट ब्रश करें। और अगर आपकी टूथ पे फिर भी आप ये बोल रहे हैं कि डिपॉजिट्स है, हटता नहीं है, तो वो बिना क्लिनिक विजिट किए नहीं जाएगा। वो सॉफ्ट डिपॉजिट्स जो भी प्लाक वगैरह होता है वो लेस देन 1 मिनट में क्लीन हो जाता है। लेकिन उसके बाद जब आप ब्रश करते हो तो आप इनामल लेयर को घिसते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको डेंटिस्ट विजिट करिए। अगर हार्ड डिपॉजिट्स है, दैट इज कैलकुलस, जो बहुत दिन तक सॉफ्ट डिपॉजिट एक्यूमुलेट होके टूथ में रह जाता है तो वो एक पत्थर जैसा बन जाता है, कैलकुलस हमारी लैंग्वेज में कहते हैं, वो बिना क्लिनिक पे विजिट किए, बिना स्केलिंग कराए नहीं जाता। इसलिए ब्रश अगर आप 10 मिनट कर रहे हैं, 2 मिनट कर रहे हैं, 5 मिनट, उससे कोई फायदा नहीं है। ब्रश शुड बी लेस देन 1 मिनट, दैट्स द एनफ। आप सुबह में करें, रात में करें।
2 बार गार्गल करें, आपको कोई प्रॉब्लम टूथ में नहीं होगी। ब्रश टेक्निक जो होती है जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल, लेबियल सरफेस हॉरिजॉन्टली होना चाहिए, ऑक्लूजर तो हॉरिजॉन्टल एंड सेम वे ईयर। जब लेकिन आप फ्रंट रीजन में आते हैं, चाहे वो नीचे का, ये ऊपर का है, ये ऊपर का मैक्सिला है, मैक्सिलरी टूथ है, ये सारी मैक्सिलरी टूथ है, क्योंकि मैक्सिलरी टूथ में मेरे पास दोनों ही क्वाड्रेंट होगा, मैं अभी दिखाती हूँ। ये मेरा फर्स्ट फुल क्वाड्रेंट है, दिस वन इज द मैक्सिलरी, दिस वन इज द मैंडिबुलर क्वाड्रेंट। मैक्सिलरी में टूथ बड़े बड़े होते हैं, ये पहचान होती है। जो आप नॉर्मली भी देखेंगे तो आपका सामने का टूथ जो होता है फ्रंटल, दैट इज द इंसाइजर टूथ, वो बड़े होते हैं और नीचे में छोटे छोटे होते हैं। तो जो हमारा पीछे का टूथ होता है पोस्टीरियर रीजन का, ये एंटीरियर रीजन कहलाता है, ये पोस्टीरियर रीजन कहलाता है। जब आप पोस्टीरियर में ब्रश करते हो तो हॉरिजॉन्टल करें, और जब एंटीरियर करते हैं तो आप एंटीरियर के पीछे सरफेस को हमेशा वर्टिकली ब्रश को रखें, वर्टिकली क्लीन करें तो आपका सारा सरफेस प्रॉपर क्लीन होगा। सेम वे हॉरिजॉन्टल इसको ले गए, हॉरिजॉन्टली ले गए, क्लीन होगा। सेम वे इसमें मैंडिबुलर आर्च में होता है, मैंडिबुलर नीचे के आर्च को बोलते हैं, जो हमारा नीचे का आर्च होता है, इसके टूथ एंटीरियर छोटे होते हैं। और इसमें भी सेम वर्टिकल टूथ ब्रश को वर्टिकल पोजीशन में रख के क्लीन करना है, बाकी सेम प्रोसेस होता है, लेकिन ब्रश शुड बी लेस देन 1 मिनट। मैम थैंक यू सो मच इस जबरदस्त जानकारी के लिए। मेरे हिसाब से जितने मेरे व्यूअर्स हैं उनको ये बहुत यूनिक तरीके से मैम ने बताया है। शायद टीवी में तो एटलीस्ट नहीं बताया जाता होगा जिस तरीके से आपने बताया मैम। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि टूथब्रश को कितने दिन तक यूज करना चाहिए, कितने दिन तक यूज करने से वो इफेक्टिव रिजल्ट देता है, और उसके बाद क्या ड्यूरेशन है चेंज करने का? टूथब्रश 3 मंथ्स यूज करिए, 3 मंथ्स के बाद आप डेफिनेटली चेंज करिए। टूथब्रश को हमेशा डिप करके एक्स्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश ही यूज करिए, लेकिन हमेशा डिप करके 2 मिनट तक, उसके बाद ही ब्रश करें, डायरेक्टली ब्रश उठा के स्टार्ट ना हो। एक चीज और मिसकंसेप्शन है, रियलिटी आप मुझे करेक्ट करिए, कि क्या प्रेगनेंसी में पायरिया का होना बहुत ज्यादा कॉमन है क्या? और यदि ऐसा है तो ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो जिसकी वजह से ओरल हेल्थ भी बहुत इफेक्ट होता है। अच्छा। मेरे पास कई प्रेग्नेंट पेशेंट आती है, उनके लिए सिर्फ सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है दैट इज सेफ फॉर अस, उसमें भी हम लोग एलए अवॉइड करते हैं अगर ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं। तो प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से ओरल चेंजेस आते हैं, उसमें गम बहुत ज्यादा लूज हो जाते हैं। गम लूज होने के बाद वजह से टूथ और गम के बीच में एक पॉकेट फॉर्मेशन हो जाती है, जैसे आपका ये पॉकेट होता है उसमें भी एक पॉकेट बन जाती है, जिसकी वजह से जो भी वो खाती पीती है वो टूथ के रूट एपेक्स तक पहुंचता है, आसपास इन्फेक्शंस होते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट लेडी में बहुत ज्यादा ओरल हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत होती है। उनको भी एक विजिट कर लेना चाहिए डेंटिस्ट को। हम लोग भी बहुत प्रिकॉशन से उनका ट्रीटमेंट करते हैं, एक्सरे अवॉइड करते हैं, एलए अवॉइड करते हैं। तो ऐसे केसेस में हम क्लीनिंग प्रेफर करते हैं कि बड़े आराम से बहुत स्लो स्पीड पे उनकी क्लीनिंग करें। क्लिनिक पे अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, बीटाडीन गार्गल उनको 2 to 4 टाइम्स हम रिकमेंड करते हैं। वार्म सलाइन रिंजेस भी हम 2 to 4 टाइम्स रिकमेंड करते हैं। ब्रश की सेम वही प्रोसेस होनी चाहिए कि गर्म पानी में डिप करके, और वो दोनों टाइम उनके लिए मैंडेटरी होना चाहिए। और एक और मिसकंसेप्शन है कि आफ्टर डिलीवरी कई जगह आज भी गाँव में क्या करती हैं, 1 महीने तक ब्रश रोक देती हैं, ब्रश करोगे तो दांत लूज हो जाएगा, प्रॉब्लम्स हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं, ब्रश जरूर करें। डिलीवरी के दिन के मतलब नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट करें, उस दिन तो करना ही है, उसके नेक्स्ट डे से भी आप ब्रश कर सकते हैं। ब्रश रोकना नहीं है, ब्रश का सेम प्रोसेस होता है, आप उसी प्रोसेस को फॉलो करें, ब्रश जरूर करें। यस मैम। और डिजिटल एक्सरे और ट्रेडिशनल एक्सरे के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये भी एक डिजिटल है, आजकल जो एक्सरे है पोर्टेबल है, मतलब आप कहीं भी ले जा सकते हो साथ में। जैसे लाइक हम लोग का कैंप वगैरह होता है कई जगह, कई बार हमें जैसे दिल्ली में या फिर कहीं और स्टेट में बुलाते हैं कि हम लोग एक डॉक्टर्स कैंप लगाते हैं, तो ऐसे केसेस में आप उसको ले जा सकते हैं साथ में। और जो ट्रेडिशनल है वो वॉल माउंटेड होता है, वो आपके क्लिनिक पे ही सिर्फ यूज होता है। सबसे बेहतर कौन सा होता है? आजकल तो ऑब्वियसली जब आपका जो चीज मॉडर्न वे में आप कहीं भी ले जा सकते हो अपने साथ में, तो दैट must be better than digital. Yes. Okay.
एक और क्वेश्चन आपके डिजिटल में आजकल आरबीजी आ गया है, तो हम लोग डायरेक्टली पेशेंट को चेयर पे रख के आराम से सारी चीजें दिखा देते हैं। ओरल कैमरा आ गया हमारे क्लिनिक पे, जैसे ओरल कैमरा लगा, हम पेशेंट को उसकी सारी सिचुएशन एट ए टाइम दिखा देते हैं कि ये प्रॉब्लम है। आरबीजी में हम लोग अब जैसे पहले हम लोग को फिल्म लेना पड़ता था, फिर डेवलपर, फिक्सर, सॉल्यूशंस आते थे, उसमें पहले 2 मिनट डेवलपर में रखा, फिर 2 मिनट फिक्सर में रखा, फिर उसको वाटर में वॉश किया, फिर उसको ड्राई किया, फिर हम एक्सरे ओपन करके देख पाते थे पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। आजकल डिजिटल एक्सरे में ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। आप एट ए टाइम उसी टाइम पेशेंट को चेयर पे बिठाओ, आप देख लो क्या प्रॉब्लम, मतलब विद इन अ सेकेंड हम पेशेंट का सिचुएशन देख सकते हैं। उस समय में टाइम लगता था, पेशेंट का एक्सरे लिया, पेशेंट को बाहर बिठाया, 10 मिनट बिठाया, उसके बाद जो है हम उसका डेवलपर सॉल्यूशन में डाला, फिर फिक्सर में फिक्स किया, फिर वाटर में वॉश किया, फिर ड्राई किया, काफी टाइम लग जाता था। ऐसे में पेशेंट भी इरिटेट होते हैं, डॉक्टर्स को भी बहुत वेट करना पड़ता है। अगर पेशेंट की लाइन लगी हुई है तो अभी पहले इसका एक्सरे लेंगे, उसको पहले रेडी करेंगे, उसका दूसरा, तो बहुत टाइम लगता था। अब विद इन सेकेंड्स हम लोग एक्सरे ले सकते हैं और आरबीजी को भी कैरी कर सकते हैं अपने साथ में। मैम मैंने ये पूछा था कि 18 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनको दांतों में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और आपने बोला था कि ओरल हाइजीन इज द बिगेस्ट इशू बिकॉज ऑफ व्हिच दीस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। सेकंड वन इज द इग्नोरेंस। तीसरा मेरा ये पूछना है मैम कि स्टिकी फूड के लिए बहुत लोग मना करते हैं, बिल्कुल जिसमें जंक फूड भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, जंक फूड की वजह से भी बहुत ज्यादा ओरल कैविटी हो रही है, वो स्टिक हो जाते हैं टूथ में जाकर के। पहले आपने सुना होगा अपने दादा का, अपने परदादा का 80 साल 85 साल तक दांत कुछ नहीं होता था, जबकि वो नॉर्मल दांत उनसे ब्रश करते थे। रीजन ये था क्योंकि वो हेल्दी फूड खाते थे, वो फल खाते थे, वो कच्ची सब्जियां खाते थे। आज के जनरेशन कच्ची सब्जियां तो छोड़िए, फल भी बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते, सिर्फ जंक फूड, चाउमीन, चिली पोटैटो एंड ऑल जो मार्केट में है, मोमोज, ये ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये वन ऑफ द मेन रीजन ये भी है टूथ डैमेज होने का, कैविटी होने की। स्प्राउट मैम इसमें कितना हेल्प करता है? बहुत हेल्पफुल है स्प्राउट्स, और जो चीज आप बहुत अच्छी तरह च्यू करके खाते हैं ना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि टूथ की एक्टिविटी होनी चाहिए। जब आपके टूथ की एक्टिविटी होती है तो टूथ हेल्दी रहता है। अगर आप कोई भी, जैसे कई बच्चों में आप देखोगे एक ही साइड से खाते रहते हैं, तो आप ऐसे बच्चे में नोटिस करना, कई बच्चों में आप देखोगे राइट साइड से खाएंगे, लेफ्ट साइड से नहीं खाएंगे, उनकी हैबिट हो जाती है। ऐसा कुछ रीजन नहीं होता वो राइट से ही खाते हैं, लेफ्ट में कोई प्रॉब्लम, उनको एक आदत सी हो जाती है। पेरेंट्स को गाइड करना है कि नहीं, दोनों साइड से खाओ, दोनों साइड। आप ऐसे बच्चे को नोटिस करना, मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आए हैं, जिस साइड से वो च्यू करते हैं वो बिल्कुल हेल्दी रहता है, जिस साइड से वो नहीं खाते उसमें कैविटी लग जाती है, उसमें डिपॉजिट्स हो जाते हैं। तो कच्ची सब्जियां, फल और स्प्राउट्स, इनसे जब आप च्यूइंग एक्टिविटी होती है ना, बैक्टीरियल एक्टिविटी सप्रेस होती है और आपकी कैविटी नहीं लगने के चांसेस होते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि दूसरे साइड पेन हो रहा हो कभी कभी, ऐसे केसेस में देखना पड़ेगा कि क्या रीजन है, किसकी वजह से पेन हो रहा है। क्योंकि वो पेन कभी कभी खत्म भी हो जाता है, कभी कभी होता है, ऐसे बहुत सारे केसेस। ऐसे केसेस में मे बी उस बच्चे, उस स्पेशली पर्सन में कहीं ना कहीं हिडन कैविटी हो जो दिखती नहीं हो, तो उसकी वजह से खाना पानी जो भी है वो नीचे जा रहा हो और वहां इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से उनको पेन हो रहा हो, तो उनको डॉक्टर से रेफर। बिल्कुल मैं हर पेशेंट को बोलती हूँ कि आप हर 6 मंथ्स में डेंटिस्ट विजिट करें। वैसे मैम आपसे ये मैं पूछूं कि टॉप 3 सजेशन जो आप दे सकती हैं ओरल हेल्थ के लिए, तो क्या होगा, क्या रिकमेंडेशन? बिल्कुल, टू प्रमोट ओरल हेल्थ, ट्वाइस ब्रश डेली जी, फ्लॉस डेली। फ्लॉस के लिए भी मैम उसमें ये जानना चाहता हूँ मैं आपसे कि अल्कोहल की क्वांटिटी होती है उसमें, तो फ्लॉस इतना मिनिमल होता है कि उसमें आप वो इश्यूज नहीं होंगे कुछ भी। डेंटल फ्लॉस इसलिए जरूरी है क्योंकि डेंटल फ्लॉस में आपके कोई भी टूथ का पोर्शन या गम का पोर्शन डैमेज नहीं होता है। लेकिन अगर आप अगर आपके कहीं भी गम रिसीडिंग है या कहीं कैविटी फॉर्मेशन या टूथ के बीच में गैप है, नेचुरली भी गैप है, तो आप ऐसे केसेस में खाना फंसना एक नॉर्मल सी बात है। तो ऐसे केसेस में पेशेंट क्या करता है, टूथपिक का इस्तेमाल करता है। जब आप टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपका गैप इंक्रीज होता है। ऐसे केसेस में कैविटी बनने के बहुत चांसेस होते हैं। तो उसको नहीं यूज करते? नहीं कर, बिल्कुल भी नहीं, 0%। आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहां पे बहुत बिल्कुल रहता है, वो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए पेशेंट को। डेंटल ट्वाइस ब्रश डेली, डेंटल फ्लॉस, आपको विजिट डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ्स, चाहे आपको प्रॉब्लम है चाहे नहीं है।
आप हर 6 मंथ में डेंटिस्ट विजिट कीजिए। स्ट्रेस कम से कम ले, कम से कम आप स्ट्रेस लें, हेल्दी डाइट जी, ये मैं 5 सजेशन दूंगी हमेशा पेशेंट को। पब्लिक को अवेयर करने के लिए आप अपने साइड से कुछ इनिशिएटिव लिया है अभी तक, तो आप शेयर? मैंने कई कैंप किए हैं जिसमें ओरल कैंसर के लिए मैंने पेशेंट को बहुत ज्यादा अवेयर कराया है कि आप स्मोकिंग क्विट करें, आप टोबैको क्विट करें, आप तंबाकू, गुटखा, पान मसाला क्विट करें। मैंने बहुत सारे वीडियोस, मेरे खुद के 3-4 पेशेंट हुए हैं जो मैंने धर्मशिला में रिकमेंड किया है स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा का, उन सब की हिस्ट्री रही है स्मोकिंग की, गुटखा, पान मसाला। एक पेशेंट जिनका स्टेज 4 था, हालांकि 1 साल से ज्यादा वो बच नहीं पाए, लेकिन उनकी हिस्ट्री थी कि वो माउथ में अपना टोबैको लेके ही सोते थे, मतलब फुल नाइट उनके मुंह में टोबैको का कंटेंट रहना चाहिए जब उनको नींद आती थी। लेकिन जब वो मेरे पास आए तो स्टेज 4 तक जा चुका था। स्टिल डॉक्टर अंशुमन कुमार ने उसको बचाया 1 साल तक। उनके इग्नोरेंस की वजह से उन्होंने सही टाइम पे रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी नहीं कराया, जिसकी वजह से उनकी मतलब उनकी डेथ हो गई। अदरवाइज पेशेंट अच्छा खासा जी सकता था 5 to 10 ईयर्स तक, ऐसे स्टेज 4 में भी। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैम, आप भी बिहार से हैं, मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ। हम लोग के यहाँ एक टोबैको कंजम्पशन में वो एक खैनी जिसको बोलते हैं, हाँ, सेम टोबैको को ही खैनी या तंबाकू बोलते हैं। यस मैम। तो मेरे हिसाब से बिहार में जितने लोग हैं, मोर देन, आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखें कि 60-70% लोग इसको कंज्यूम करते हैं। ये कितना डेंजरस है मैम, और क्या बहुत ज्यादा कैंसर में ये इसकी कोई बड़ी भूमिका है? बहुत ज्यादा डेंजरस है, बहुत बड़ी भूमिका है। टोबैको कंजम्पशन से ना सिर्फ ओरल कैंसर का केसेस है, बल्कि हार्ट डिजीज के लिए भी टोबैको कंजम्पशन बहुत डेंजरस है, आपके लंग्स के लिए बहुत डेंजरस है। टोबैको तो इन ऑल फॉर्म में बहुत डेंजरस है। यदि मैं आपसे ये पूछूं, क्योंकि वो कंटेंट जब आप टोबैको लेते हो तो माउथ में जब आप प्लेस करके रखते हैं ना, उसका जो रस होता है वो किसी न किसी फॉर्म में आपके अंदर जाता है बॉडी में, तो आपके हर ऑर्गन को डैमेज कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो टोबैको तो हर फॉर्म में बहुत डेंजरस है। मैम आपसे यदि मैं पूछूं कि सिगरेट, गुटखा और ये जिस खैनी की बात मैं कर रहा हूँ, तो इसमें सबसे डेंजरस क्या हो सकता है ओरल कैंसर के लिए? ऑल गिव्स द इम्पोर्टेंट रोल। स्मोकिंग का भी हिस्ट्री है। स्मोकिंग से कैसे होता है, मैं जानना चाहता हूँ। स्मोकिंग से क्या होता है, जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके माउथ में कंटिन्यूअस डिपॉजिट्स होता है, आपका पेरिडोंटल लिगामेंट लॉस होता है, डिपॉजिट्स होता है आपके टूथ के आसपास, एक कैलकुलस फॉर्म में, एक हार्ड फॉर्म में जमा होना शुरू हो जाता है सिगरेट से। हाँ, जब मेरे पास एक पेशेंट आए, मैंने उनसे आते ही उनका माउथ ओपन किया, मैंने स्मोकिंग की हिस्ट्री है नहीं, मैंने कहा कैसे हो सकता है, फुल माउथ में हम डेंटिस्ट देखते ही बता देते कि ये स्मोकर्स है। क्योंकि थे वो या ऐसे ही बोल रहे थे? वो थे, ही वाज स्मोकर, ही एक्सेप्टेड कि यस आई एम अ चेन स्मोकर। और मुझे शायद उनकी फैमिली बैठी थी तो उन्होंने बोला कि मैं स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन मैंने उनसे उनके टूथ की कंडीशन देख करके बता दिया कि यस यू आर ए स्मोकर, आप स्मोकिंग करते हैं। डिपॉजिट्स हुआ, डिपॉजिट जैसे जैसे होता है तो आपका गम रिसीडिंग शुरू हो जाती है। क्यों? जहां गम का पोजीशन, ये आपका टूथ है, यहाँ आपके गम ने एंकर करके रखा हुआ है। लेकिन जब आप स्मोकर्स होते हैं ना, स्पेशली नीचे क्वाड्रेंट में बताना चाहूंगी, जब आप स्मोकर्स होते हैं ना तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड डिपॉजिट्स हो जाता है, जो हमारी लैंग्वेज में कैलकुलस बोलते हैं। और आपकी जिस जगह पे गम ऐसे टूथ को एंकर करके रखता है, उस जगह पे वो डिपॉजिट्स होता है और गम रिसीडिंग शुरू हो जाती है और आपके टूथ लूज होने शुरू हो जाते हैं। फुल माउथ पेरिडोंटल डिजीज हो जाती है, जनरलाइज पेरिडोंटल डिजीज, जनरलाइज। ऐसे केसेस में टूथ लॉस प्लस बहुत सारे इन्फेक्शन, लिगामेंट पे, टूथ पेक्स पे इन्फेक्शन, तो आपके कैंसर के तो चांसेस बनेंगे ही। दूसरा लंग कैंसर का भी बहुत बड़ा रोल है स्मोकिंग का। लेकिन गुटखा, टोबैको मोर डेंजरस देन स्मोकिंग फॉर ओरल हेल्थ, बट स्टिल स्मोकिंग इज ऑल्सो वेरी मच डेंजरस। एक मेरा और क्वेश्चन है मैम, और एक इंटरप्ट करूंगी, एक मेरे पास काफी पुराने 2011 की बात है, जब मैं कमल हॉस्पिटल में फुल टाइम डेंटिस्ट थी, मेरा सेटअप रहा है वहां पे 10 इयर्स तक। मैंने वहां भी बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफी अच्छे पेशेंट भी आए, कमल हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है। तो वहां एक पेशेंट मेरे पास आए थे बायोप्सी के लिए, उनकी कंटिन्यूअस चेन स्मोकिंग, मतलब स्मोकर्स थे, चेन स्मोकिंग की हिस्ट्री थी। मेरे पास आए कि मैम मैं जीना चाहता हूँ। ही वॉज अराउंड 60 years old।
मैंने बोला, उनकी वाइफ भी उनके साथ आई थी, उन्होंने ये बोला कि 40 ईयर्स से ये कर रहे हैं, जब मैं रोकती थी तो ये मुझे गुस्सा करते थे, मुझ पे चिल्लाते थे, लेकिन पेशेंट मेरे पास आके ये बोला कि मैं जीना चाहता हूँ, आप मुझे बचा लो। मैंने बोला कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं एक बायोप्सी का मांस का टुकड़ा लेकर के फॉर्मलिन सॉल्यूशन में डाल के लैब में ही भेज सकती हूँ, इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो उनका जिस तरह का सिम्टम्स दिख रहा था, मुझे 100% लग रहा था कि पेशेंट को जो है ओरल कैंसर है। बायोप्सी के लिए कंटेंट लिया, लैब में भेजा। वो पेशेंट मैंने बोला कि 6-7 दिन लग जाएंगे रिपोर्ट आने में, तो जब तक मैंने उसको एंटीबायोटिक पे रखा था कि उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। 6-7 दिन का गैप था। उन 6-7 दिन में उस पेशेंट ने स्मोकिंग बिल्कुल नहीं किया, उसने पान मसाले कुछ भी नहीं खाए। लकीली 7 दिन बाद जब रिपोर्ट आया तो पेशेंट को कोई कुछ भी नहीं था। पेशेंट लिटरली मेरे पास रोने लगा, मुझे काफी गिफ्ट भी देकर गया था कि मैडम, मतलब जिंदगी कितनी प्यारी होती है, इन 7 दिनों में पता चला। काश मैं ये चीज 20 इयर्स बैक नहीं किया होता तो मुझे इतनी सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। उस दिन के बाद से वो पता नहीं आज जिंदा है या नहीं है, लेकिन मुझे 2011 की बात याद है कि उस 7 दिनों में उसे एहसास हुआ कि स्मोकिंग कितना डेंजरस है, गुटखा कितना डेंजरस है, टोबैको कितना डेंजरस है। तो शायद जो व्यक्ति कर रहे हैं स्मोकिंग बहुत ज्यादा, किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, पान मसाला, तंबाकू, खैनी जो भी है वो ले रहे हैं, अगर उस पेशेंट से कभी मिले तो उनसे पूछे वो 7 दिन का जर्नी कैसे तय किया था। डेफिनेटली मैम, थैंक यू सो मच इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाने के लिए। और इतना सुनने के बाद मैं भी अपने व्यूअर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्राई टू अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल। यदि आप इसको अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज इसको अवॉइड करिए। इससे कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स में जितनी तादाद बढ़ते जा रही है वो कम होगी और डेफिनेटली हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा कर पाएंगे। मैम, एक क्वेश्चन मेरा और है, कहीं ना कहीं ये इथिक्स और मोरल वैल्यू से रिलेटेड है कि जब इतने बड़े सेलिब्रिटीज, मुझे नहीं पता, मैं नाम नहीं बताऊंगा, शायद आप भी जानती होंगी कि 3-3 लोग विमल का ऐड करते हैं, और ये आप भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगी, मेरी बातों से इत्तेफाक रखेंगे कि वो कभी नहीं खाते होंगे उस चीज को, डेफिनेटली, लेकिन वो ऐड करते हैं उस चीज को और उसको देख के इसके बारे में हम ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि वो किस लिए ऐड करते हैं। नहीं, बिल्कुल वो पैसे के लिए ऐड करते हैं, मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ कि वो पैसे के लिए ऐड करते हैं, और लेकिन वो डेफिनेटली नहीं खाते होंगे, नहीं खाते होंगे, मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं मैम, सेलिब्रिटी की बात करिए तो सचिन तेंदुलकर का नाम मुझे सबसे पहले आता है। उनको भी किसी ने बोला था और उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं इस चीज का एडवर्टाइजमेंट कभी नहीं करूंगा। शुड बी देयर। जैसे हम डॉक्टर्स हैं, हमारे भी कुछ एथिक्स हैं, प्रोटोकॉल है, हम फॉलो करते हैं, करना भी चाहिए। उनमें से हमारे बहुत सारे डेंटल सर्जन है, ओरल कैंसर सर्जन और कैंसर सर्जन, उनमें से भी कई लोगों को जो कि हजारों केस ऑपरेट करते हैं, उनमें से भी कई लोग स्मोकिंग करते हैं, पान मसाला खाते हैं, गुटखा खाते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या हमारे बॉडी में इसका नुकसान है, इंस्पाइट वो चीज कर रहे हैं, तो वो चीज होना नहीं चाहिए। नहीं तो मैम, आपकी तरफ से मैं ये जानना चाहता हूँ, आपका सजेशन लेना चाहता हूँ कि जब इतनी बड़ी हस्ती उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करता नहीं करना चाहिए पब्लिक के सामने, मान लीजिए कि नहीं करना चाहिए, मैं भी इस बात को मानता हूँ, लेकिन उन्होंने कर दिया। अब उनको देख के इतने सारे लोग अपना रोल मॉडल जो मानते हैं कि भाई वो ऐसा कर रहा है तो हम भी वैसा ही करेंगे, और वो स्टार्ट कर देते हैं खाना। आप उनके लिए क्या 2 शब्द कहेंगे, खास करके उन लोगों के लिए जो उनको देख के ये सारी चीजें सीख रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं टोबैको? देखिए, क्योंकि देखिए इस लाइन को मैम हम मिटा नहीं सकते हैं, लेकिन उससे बड़ी लाइन तो हम खींचने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। एक कहावत है, जो चीज दिखती है वो रियलिटी में है या नहीं ये जरूरी नहीं है, है ना। तो वो तो एडवर्टीजमेंट वो तो पैसों के लिए कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली उनको पता है कि उसका ये हार्मफुल इफेक्ट है, वो नहीं लेंगे उस चीज को। वो जनता जो उसको अपना रोल मॉडल मानती है, उनको उनसे मिलना चाहिए, देखना चाहिए क्या रियल में वो इस चीज को कर रहे हैं और वो रोल मॉडल के लायक है या नहीं, है ना। बिना देखे बिना समझे, कई बार कहते हैं आंखों देखी चीजें भी गलत हो जाती है, कानों सुनी चीजें भी गलत हो जाती है। हम जो सुनते हैं जरूरी नहीं कि वो सही है, जो हम देखते हैं जरूरी नहीं है कि सही है। ऐसे जनता को, ऐसे लोगों को मैं बोलूंगी कि किसी को रोल मॉडल बनाने से पहले उनसे मिले, देखें क्या रियल में वो आपके रोल मॉडल लायक है, अगर है
तो ही बनाइए, अदरवाइज रोल मॉडल के लिए बहुत सारे ऐसे हस्ती हैं जिनको आपको बनाना चाहिए, उनको बनाएं। आपको नहीं लगता है कि ऐसी इंडस्ट्री का भी एक बहुत जबरदस्त नेक्सस है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एज ए डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, ये तो जनता और हम पे डिपेंड करती है, हम कैसे इस चीज को, जो आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, जिनको आप ये सजेशन देना चाहती हैं कि किस तरीके से गुड ओरल, सेल्फ डिटर्मिनेशन, मैं एक ही वर्ड यूज करूंगी, आप सेल्फ डिटरमाइंड हो जाएं कि मुझे ये नहीं करना। मैंने वो स्टोरी इसलिए बताई क्योंकि उन 7 डेज की जर्नी में 60 इयर्स के पेशेंट को ये लगा कि मैं इस टाइम में, जब मेरी पत्नी, उनकी बेटी शादी के लायक, उनका बच्चा करियर के मुकाम पे, ऐसी कंडीशन में मैं जा रहा हूं दुनिया से, तो मैंने क्यों की ये गलती। उनको एहसास 60 इयर्स में हुआ, वो एहसास ना हो हमें, वो उसको 40 इयर्स 30 इयर्स में ही उस चीज को अपना ले, है ना। तो वो चीज सेल्फ डिटरमाइंड से होगा। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं, बोलते हैं मैम मेरे को स्मोकिंग छोड़ना है, मैं छोड़ना चाहता हूं पर छोड़ नहीं पाता, तो क्या करूं, कोई दवाई लिख के दीजिए। दवाई कोई नहीं होती है, सेल्फ डिटर्मिनेशन सबसे बड़ी दवाई है। आपको सेल्फ डिटरमाइंड होना है कि मुझे नहीं करना। मैं अपना ही एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी। मेरा बीपी जो है वो 3 months बैक 180/100 था और मेरा जो पल्स रेट था वो अराउंड 97 था। मैंने एक डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर है, उनको कंसल्ट किया। ही इज नॉट फिजिशियन, ही इज अ कैंसर सर्जन। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने भी कई चीजों को कंट्रोल किया है नेचुरल चीजों से, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, डाइट प्लान बनाया, 6 hours ईटिंग विंडो रखने को बोला। और मैंने डिटरमाइंड थी कि मुझे मेडिसिन नहीं लेनी, जबकि मेरे फिजिशियन ने कहा कि आप टेल्मा 40 स्टार्ट कर लें, लेकिन मैंने डिटरमाइंड थी कि मुझे बीपी कंट्रोल भी करना और मेडिसिन भी नहीं लेनी है। मैंने अपनी पूरी लाइफस्टाइल को बदला। मैंने 6 PM के बाद खाना छोड़ दिया। मैंने मॉर्निंग वॉक 5 AM स्टार्ट किया। मैंने अपनी पूरी लाइफस्टाइल को चेंज किया। आज की डेट में मेरा बीपी 110, 120, 130 मैक्सिमम रहता है, नीचे का 70-80 के बीच में होता है, पल्स रेट 70-80 के बीच में चला गया विदाउट मेडिसिन। दिस इज द सेल्फ डिटर्मिनेशन। मैंने डिटरमाइंड हुई कि मुझे मेडिसिन नहीं लेनी, मुझे अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना। थैंक्स टू दैट डॉक्टर जिन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया और मैंने उनको फॉलो किया। और मैंने उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। अभी मेरे ऊपर डिपेंड करता था कि मैं टेल्मा 40 को ऑप्ट करूं और बाहर के खाने को छोड़ूं। मैंने सारा बाहर का खाना बिल्कुल बंद किया। मैंने घर का हेल्थी डाइट लेना शुरू किया। मैंने 6 PM के बाद खाना बिल्कुल बंद कर दिया। मैंने मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद कर दिए। मेरा सब कुछ कंट्रोल हो गया। हालांकि मेरे बॉडी में ना कोलेस्ट्रॉल था, कुछ भी नहीं था, इंस्पाइट मेरा बीपी 180/100, दैट डज मैटर। और जब मैंने अपनी लाइफस्टाइल को बदला, डिटरमाइंड हुई, तो मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। तो ऐसे केसेस में मैं पेशेंट को भी यही सजेस्ट करूंगी, लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो आपको सेल्फ डिटरमाइंड होना पड़ेगा कि मुझे नहीं करना। बिल्कुल सही बात कहा है मैम। हिंदी में एक लाइन है कि पहले हम आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। जिस डॉक्टर का आप नाम ले रही हैं, मैं उनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और उन डॉक्टर को मैं भी जानता हूं, जिनका नाम है डॉक्टर अंशुमन। आपके बताए गए डाइटरी हैबिट्स और फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा मैम का हाइपरटेंशन काफी कम हो गया है। तो जितने भी व्यूअर्स मुझे सुन पा रहे हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि डाइट्स पे जरूर ध्यान दीजिए। और डाइट्स के अलावा फिजिकल एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, चाहे वो वॉकिंग के थ्रू आप करते हो, स्ट्रेचिंग करते हैं, योगा करते हैं, रनिंग करते हैं, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। इन तीनों चारों में से कोई एक चीज आपको करना चाहिए। एक क्वेश्चन मेरा मैम आपसे ये है, क्योंकि मैंने अभी पूछा था कि अवेयरनेस के लिए आप क्या कर रही हैं, आपने बताया भी कि आप जिस तरीके से आप लोगों को अवेयर कर रही हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मैम कि अवेयरनेस के बाद भी हिंदी में ऐसे कहते हैं कि किसी को, जो सोया हुआ व्यक्ति है उसे तो हम जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसे हम नहीं जगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन यही है कि आप सिगरेट का रैपर ले लीजिए, गुटखा का रैपर ले लीजिए, इवन चैनी खैनी जो हम जिसकी बात कर रहे थे, हमारे आपके स्टेट में उसकी खेती होती है, बहुत बहुत दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है। तो उस पे भी लिखा होता है मैम, और बहुत जबरदस्त, दर्दनाक मैं कहूँ, जबरदस्त भी नहीं, एक पिक्चर भी बनाया होता है और उस पर लिखा जाता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और कहीं कहीं पे तो ये लिखा हुआ होता है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है। और एक बहुत अजीब सा पिक्चर बना के
मतलब उस पर दिखता है। ये सब देखने के बाद भी मतलब ऐसा नहीं है मैम कि जो भी स्मोकिंग कर रहे हैं सभी इलिटरेट हैं। अच्छा, इलिटरेट हैं तभी उनके लिए एक फिगर बना दिया जाता है कि तुम्हारा भी ये हसर हो सकता है यदि इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करोगे तो। और मेरे हिसाब से बहुत लोग पढ़े हैं, इतना पढ़े लिखे सब हैं, सभी अवेयर हैं। ये जानने के बाद भी लोग गुटखा खाते हैं और सिगरेट पीते हैं और जो भी वो चैनी खैनी जो भी होता है उसको कंज्यूम करते हैं। तो इस पे आपको क्या कहना है, किस तरीके से चेंजेस लाया जाए? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो फिगर बनाने से और आपके लिख देने से स्मोकिंग रुक जाएगा या स्मोकिंग रुक गया या टोबैको का कंजम्पशन रुक गया। इसमें यंगस्टर को इन्वॉल्व होना चाहिए मेरे हिसाब से। जो यंग बच्चे हैं, वॉलंटियर को, और हम कुछ डॉक्टर्स को जो छोटे छोटे जगह पे छोटा छोटा कैंप करके उनके वीडियो के माध्यम से या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के माध्यम से जो हम उनको बताएं। जैसे आज मेरे वीडियो के माध्यम से बहुत सारे पेशेंट को बहुत सारी बात पता चली होगी, तो वैसे उस रूप में ऐसे छोटे छोटे जगहों में शायद वो ना देख पाए वीडियो, लेकिन आजकल यूट्यूब का जमाना है तो सभी देख रहे होंगे। तो उस चीज को वो लोग बाकी जो इस चीज को कर रहे हैं, गुटखा, पान मसाला, चैनी खैनी जो भी है, तो वो उसके नुकसान को शायद समझ पाए। अगर हम लोग अवेयर हैं, उनको अवेयर कराएं इससे वीडियो के माध्यम से कि देखो ये पार्ट है, ये मैंने माउथ कैंसर के कितने केसेस डॉक्टर अंशुमन कुमार कैंसर सर्जन जो धर्मशिला हॉस्पिटल के साथ देखे हैं। पूरा पार्ट आपका काट के हटा दिया जाता है। आपका मान लीजिए आपके राइट साइड में माउथ कैंसर है, तो आपकी पूरी जॉ, आपके पूरे टिथ, जहां जहां पोर्शन में आपका कैंसर है, ट्यूमर्स हैं, उसको निकाल दिया जाता है। तो आपके पास क्या बचता है? एक केसेस में मैंने उनको टंग रिमूव करते हुए देखा। टंग रिमूव कराएगा पेशेंट को, क्या बचा आपके पास? एक पोर्शन। उसके बाद उन्होंने मेरे पास पेशेंट को रेकमेंड किया। पेशेंट आया, पेशेंट कह रहे जो एक पोर्शन बचा उसमें आप इम्प्लांट डाल दीजिए। माउथ ओपनिंग इतनी रेस्ट्रिक्टेड, बेचारा पेशेंट एक साइड तो बिल्कुल ही अपाहिज की तरह, प्लास्टिक सर्जरी के बाद भी आपको वो ओरिजिनल फॉर्म नहीं आ पाता जो आपके टूथ हैं, जो आपके जॉ है, जितना आप अच्छे से खा पाते हो, जो मर्जी वो आप खा पाते हो, स्माइल कर पाते हो, बिल्कुल एक अपाहिज की तरह जिंदगी हो जाती है। तो वो सब चीजें उन्हें बताएं, देखो ये केसेस हैं, ऐसे होगा, तो शायद उन्हें कुछ पता चले। थैंक यू सो मच मैम, मतलब इस तरीके से बताने के लिए, इतना डिटेल में बताने के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ मैम कि आप क्लिनिक भी चलाती हैं, पर्सनल लेवल पे आप बहुत सारे फिलैंथ्रोपिक काम करती हैं, बहुत सारा फैन फॉलोइंग है आपके, तो ये इन सारी चीजों को, जिसको हम एक टेक्निकल भाषा में वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं, तो कैसे आप मैनेज करती हैं? और खास करके जो हमारे यंगस्टर हैं जो आपके प्रोफेशन में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? बैलेंस तो करना पड़ता है लाइफ को। मतलब कहते हैं ना, लेडीज जो होता है इज इक्वल टू एक बैलेंस पर्सनालिटी, है ना। तो हमें हर चीज को बैलेंस करके चलना चाहिए। फैमिली, आपका प्रोफेशन, आपके एक्स्ट्रा कल्चरल जो चीजें हैं उनको, और बाहर की हर चीज को बैलेंस करना पड़ता है और करना भी चाहिए। तो मैं एक रूटीन बनाकर चलती हूँ कि मुझे मॉर्निंग में इतना घंटा वॉक में देना, इतना घंटा योगा करना है, इतना घंटा मेड के साथ देना है, और इतने घंटे मुझे क्लिनिक पे पेशेंट करने हैं। इन बिटवीन अगर मुझे कार्डियो कॉन्फ्रेंस में मेरे बहुत ही अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट फ्रेंड है, नेफ्रोलॉजिस्ट फ्रेंड है, न्यूरोलॉजिस्ट फ्रेंड है, और ऑन्को सर्जन, तो ऐसे मुझे नई नई चीजें अगर देखने को मिलती है तो मैं उनके साथ भी इन्वॉल्व रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है जी। तो मैं जैसे अभी हमारा कमिंग संडे को कार्डियोकॉन का एक वो है, हालांकि मेरे फील्ड से रिलेटेड चीज नहीं है, वो पूरी कार्डियोलॉजी से रिलेटेड, बट वी शुड नो, अगर हमारे क्लिनिक पे पेशेंट आ जाते हैं ऐसे कार्डियो से रिलेटेड इश्यूज लेकर के, तो वी शुड नो हाउ टू हैंडल। तो मेरे को अच्छा लगता है, और मैं इसलिए हर चीज का एक टाइम मैनेजमेंट करके चलती हूँ कि हर चीज में थोड़ा थोड़ा टाइम दे पाऊँ। लाइक हमारी स्कूल मीट होती है तो मैं उसमें भी टाइम निकालती हूँ, हमारी कॉलेज मीट होती है तो मैं उसमें भी टाइम निकालती हूँ, अपने क्लिनिक को भी बैलेंस करती हूँ, अपने हाउस को भी बैलेंस करती हूँ, और अपने बच्चे की पढ़ाई को भी बैलेंस करके चलती हूँ। और जो बच्चे जो स्टूडेंट इसमें आना चाहते हैं, डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, बीडीएस करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? इसमें क्या फ्यूचर्स हैं, किस तरीके से? फ्यूचर्स बहुत है, हर चीज में फ्यूचर है। किसी भी फील्ड पे आप पर्टिकुलर नहीं कह सकते कि दिस वन इज द बेस्ट। बीइंग अ डेंटल सर्जन मैं तो यही कहूंगी कि डेंटिस्ट्री इज बेस्ट, मुझे ये बेस्ट लगता है। तो
अगर वो डेंटल बीडीएस स्टार्ट कर दिया, बीडीएस में आ गए, डेंटल सर्जरी स्टार्ट कर चुके हैं, तो दे हैव सो मच स्कोप जिसमें जाना चाहे, ऑर्थो में जाना चाहे, ऑर्थोडोंटिस्ट, बच्चों के लिए पीडियोडोंटिस्ट, उनको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, कैंसर में जाना चाहते हैं तो काफी डेंटिस्ट जो है एमसीएच कर रहे हैं उससे, हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी में, तो so many scopes are there. ये लास्ट क्वेश्चन है मैम, लास्ट क्वेश्चन तो ये मैंने पूछा था, लेकिन अभी एक क्वेश्चन और याद आ गया मुझे, पूछना था, मैं भूल गया था। मैम, ऐसा माना जाता है कि इंडिया में डॉक्टर्स की संख्या कम है। मेरा अपना स्टडी ये कहता है, स्टैटिस्टिक्स, की इंडिया में डॉक्टर्स की संख्या अधिक है, मतलब ठीक ठाक है, जितना होने चाहिए डॉक्टर उतने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बात ये फंसती है कि अच्छे डॉक्टर्स कितने हैं। ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, आपके प्रोफेशन के अगेंस्ट में मैं जाके बात कर रहा हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छी हैं, एज ए डॉक्टर बहुत अच्छी हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छी हैं, आप मेरी सीनियर रह चुकी हैं मेरे स्कूल में, तो इसके लिए आपके लिए मेरे अंदर डीपेस्ट रिस्पेक्ट है। लेकिन क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि हमारे इंडिया में डॉक्टर्स हैं लेकिन अच्छे डॉक्टर्स की कमी है, और कहीं ना कहीं नहीं, मैं इस चीज की इत्तेफाक नहीं रखती। डॉक्टर्स कभी भी अपने पेशेंट के साथ बुरा नहीं करते हैं, नहीं वो और सभी बेस्ट होते हैं। हर कोई, आप एक पेशेंट के लिए डॉक्टर नहीं बने हो। लाइक अगर हमसे एक पेशेंट का ट्रीटमेंट रॉन्ग होता है, डेफिनेटली हमारा 5 पेशेंट खराब होता है। तो हर डॉक्टर बेस्ट करना चाहता है, क्योंकि उनको एक पेशेंट से बेनिफिट नहीं है, लाइफ टाइम उन्हें पेशेंट करना है। हर डॉक्टर अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो इस टॉपिक पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि अच्छे डॉक्टर। मेरे अपने आर्गुमेंट हैं इस टॉपिक पे कि जैसे मान लीजिए कि आप जिस पेशेंट को इलाज कर रही हैं उससे आपने 500 लिया, सपोज दैट, मुझे टेक्निकलिटी नहीं पता है आपके इस डेंटल सर्जरी का या डेंटिस्ट से रिलेटेड चीजें, और उसी चीज को सामने वाला 2000 में कर रहा है, 2500 में कर रहा है, आप भी अच्छी डॉक्टर हैं, वो भी अच्छा डॉक्टर है। यदि हमने उनसे पूछा कि वहां पे मेरा 500 में हो रहा है, आप 2500 में क्यों कर रहे हैं, तो वो उनका सीधा जवाब होता है कि आप मटेरियल देखिए जो हम यूज कर रहे हैं और जो डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं। कहीं ये आप अपने ऊपर मत लीजिए, मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ, अक्रॉस दिस केस इज वेरी मच प्रीवैलेंट एंड कॉमन अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। तो इसमें उनका ये कहना है जो 2500 चार्ज कर रहे हैं, कि जो 500 चार्ज करके इस तरीके का काम कर रहे हैं वो अपने मटेरियल्स अच्छे नहीं रखते हैं, अच्छा मटेरियल्स नहीं यूज करते हैं, और इससे इसकी सजा कहीं ना कहीं पेशेंट को भुगतनी पड़ती है। ये लाइव एग्जाम, मतलब प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि मैं कहीं से लिटरेचर पढ़ के आया हूँ या क्वेश्चन रट के आया हूँ तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे। देखिए, ऐसे केसेस में कुछ हद तक तो ठीक है, मटेरियल का होता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि अगर कोई डॉक्टर थोड़ा कम में कर रहा है, मे बी उनका एथिक्स डिफरेंट हो, वो पैसे कमाने के लिए ना कर रहा हो, लेकिन कई केसेस में मटेरियल कॉस्टिंग तो होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, आप इतना टाइम दिए, और यदि ये पॉडकास्ट आपके साथ अच्छा होता है, सही हो जाता है, हमारे व्यूअर्स इसको लाइक करते हैं, तो आने वाले नेक्स्ट 1 से लेकर 10 एपिसोड तक हम आपके साथ एक पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।